नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ममता ने एक सरसरी नजर देवरानी के चेहरे पर डाली, फिर उत्सुकता से पूछा, रीता, कई दिनों से देवर जी नहीं दिख रहे हैं, क्या वह कहीं बाहर गए हैं? रीता ने जवाब दिया, हाँ दीदी, शायद वह काम की तलाश में दिल्ली गए हैं। तुमने परिवार में किसी को बताया क्यों नहीं कि शिवगोविंद दिल्ली गया है? दीदी, वह मुझसे लड़ झगड़ कर गए हैं, जेवर जट्टा भी साथ ले गए हैं। गुस्से में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दीदी मुझे उनकी चिंता सता रही है। ममता ने पूछा, तुम्हारी शिवगोविंद से फोन पर बात हुई? रीता नजरें चुराकर बोली, नहीं दीदी, उनसे फोन पर बात तो नहीं हुई। ममता झुंझलाकर बोली, तुम अपना फोन मुझे दो, मैं अभी शिवगोविंद से बात करती हूँ। रीता ने जवाब दिया, दीदी मेरा फोन पानी में गिर गया था, जिससे वह बंद हो गया है। ममता पढ़ी लिखी सभ्य महिला थी। वह समझ गई कि रीता बात न कराने के लिए बहाने पर बहाने बना रही है। वह यह भी जान गई कि शिवगोविंद के गायब होने का रहस्य रीता के पेट में छिपा है, लेकिन वह बाहर नहीं लाना चाहती है। अब ममता के मन में अनेक आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगीं। वह सोचने लगी, कहीं रीता ने देवर के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच डाला। ममता ने अपनी आशंकाओं से पति बालगोविंद को अवगत कराया तो उनका कलेजा कांप उठा। बालगोविंद ने भाई की खोज हर संभावित स्थान पर किया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फोन भी उसका बंद था, उसके यार दोस्त भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। ममता व उसके पति बालगोविंद की समझ में नहीं आ रहा था कि शिवगोविंद को जमीन निगल गई या आसमान निगल गया। आखिरकार जब शिवगोविंद का कुछ भी पता नहीं चला तो उसने 10 जून 2021 की सुबह 9 बजे गुमशुदगी दर्ज कराने अकबरपुर कोतवाली जा पहुंचा। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे उस समय थाने पर मौजूद थे। बालगोविंद ने उन्हें अपना परिचय दिया, सर मेरा नाम बालगोविंद यादव है, मैं बलिहारा गांव में रहता हूँ। मेरा छोटा भाई शिवगोविंद 6 जून से घर से लापता है। मैंने उसकी खोज हर जगह किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आप गुमशुदगी दर्ज कर भाई की खोज में मदद करें। कोतवाल तुलसीराम पांडे ने बालगोविंद की बात को गौर से सुना और फिर गुमशुदगी दर्ज कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे भाई शिवगोविंद की गांव में किसी से रंजिश या लेन देन का झगड़ा तो नहीं था? बालगोविंद ने जवाब दिया, सर शिवगोविंद सीधा साधा इंसान है, उसकी गांव में किसी से रंजिश नहीं है और न ही किसी से लेन देन का कोई झगड़ा है। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? बालगोविंद ने बताया, हाँ सर, रीता पर शक है। थाना प्रभारी बोले, ये रीता कौन है? तो बालगोविंद ने बताया, सर रीता शिवगोविंद की ही पत्नी है, वह रंगीन मिजाज औरत है। मुझे शक है कि भाई के लापता होने का रहस्य उसी के पेट में छिपा है। तुलसीराम पांडे समझ गए कि मामला अवैध संबंधों का है और ऐसे रिश्तों में कुछ भी घटित हो सकता है। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और सच्चाई जानने के लिए खास खबरियों को लगा दिया। दूसरे दिन ही एक खबरी ने उन्हें बताया कि रीता रंगीन मिजाज औरत है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। गांव के दीपक उर्फ लल्ला का उसके घर आना जाना है, दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। इस रिश्ते का रीता का पति शिवगोविंद विरोध करता था। शिवगोविंद के लापता होने का रहस्य इन्हीं दोनों से पता चल सकता है। यह पता चलते ही कोतवाल तुलसीराम पांडे ने आवश्यक पुलिस बल साथ लिया और बलिहारा गांव पहुंचकर रीता यादव को उसके घर से हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाया गया। महिला पुलिस की मौजूदगी में रीता से पूछताछ शुरू की गई। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, रीता सच सच बताओ, शिवगोविंद कहाँ है? रीता ने जवाब दिया, सर मुझे पता नहीं वह कहाँ है। वह मुझसे लड़ झगड़ कर साथ में जेवर लेकर घर से दिल्ली जाने को निकले थे।
देखो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, वरना सच्चाई उगलवाना मुझे आता है। वह बोली, सर मैं सच ही कह रही हूँ। फिर झूठ लगता है, तुम सीधी तरह मुंह नहीं खोलोगी, थाना प्रभारी ने धमकाया। इसी के साथ उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को इशारा किया। इशारा पाते ही महिला पुलिस ने रीता से सख्ती की तो उसे मुंह खोलते ज्यादा वक्त नहीं लगा। रीता ने मुंह खोला तो थाना प्रभारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। रीता ने बताया, सर शिवगोविंद अब इस दुनिया में नहीं है। दीपक उर्फ लल्ला और उसके दोस्त अमन व निखिल ने मेरे कहने पर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद ताबड़तोड़ छापा मारकर तुलसीराम पांडे ने 12 जून की सुबह दीपक उर्फ लल्ला तथा उसके साथी अमन को भी बाराजोर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोतवाली अकबरपुर लाया गया। वहां दोनों का सामना रीता से हुआ तो वे समझ गए कि हत्या का पर्दाफाश हो गया है। अतः उन दोनों ने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया। निखिल फरार हो गया था। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने इस सनसनीखेज मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दिया। फिर शिवगोविंद का शव बरामद करने बलिहारा गांव के पास नोन नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने खुदाई के लिए जेसीबी भी मंगवा लिया। इसके बाद अमन व दीपक की निशानदेही पर खुदाई की गई तो गहरे गड्ढे से शिवगोविंद का सड़ागला शव बरामद हो गया, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शिवगोविंद की लाश बरामद होने की सूचना बलिहारा गांव पहुंची तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बालगोविंद, उसकी पत्नी ममता व परिवार के अन्य लोग घटनास्थल पहुंचे और शव देखकर रो पड़े। इसी बीच खबर पाकर एसपी केशव कुमार चौधरी, एसपी घनश्याम तथा डीएसपी अरुण कुमार सिंह घटनास्थल आ गए। उन्होंने शव का निरीक्षण किया तथा मृतक के घर वालों से पूछताछ किया। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी अमन व दीपक से भी विस्तृत पूछताछ किया। पूछताछ के बाद आरोपियों ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल साबड़ तथा फावड़ा भी बरामद करा दिया, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। पूछताछ के बाद अधिकारियों ने शिवगोविंद के शव को माती स्थित पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। चूंकि आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था, अतः थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने मृतक के भाई बालगोविंद की तरफ से धारा 302, 201, 120 बी तथा 34 के तहत रीता, दीपक उर्फ लल्ला, अमन तथा निखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और रीता, अमन व दीपक को न्यायसम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक ऐसी औरत की कहानी प्रकाश में आई जिसने खुद ही अपना सिंदूर मिटा दिया था। कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है बलिहारा। राम सिंह यादव अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे थे, हरगोविंद, बालगोविंद तथा शिवगोविंद। राम सिंह किसान था। खेती की आय से ही घर परिवार चलाता था। उसकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत नहीं थी, लेकिन बिरादरी में मान सम्मान था। भाइयों में हरगोविंद सबसे बड़ा था। उसका विवाह रीता से हुआ था। खूबसूरत रीता को पत्नी के रूप में पाकर हरगोविंद बहुत खुश था, लेकिन आर्थिक अभाव उसकी चाहत के बीच दीवार बने हुए थे। हरगोविंद पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। वह इतना नहीं कमा पाता था कि मौज मजे से गुजर होती रहती, फिर भी हालात से उबरने की जद्दोजहद चलती रही। समय के साथ जब हालात नहीं सुधरे, तब रीता ने पति को कोई और काम करने की सलाह दिया, लेकिन हरगोविंद तो अपनी खेती किसानी में ही खुश था। आखिर पति की खुशी को रीता ने भी स्वीकार कर लिया। वह पति की सीमित आमदनी में ही खुश रहने लगी, लेकिन यह खुशी शायद ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। रीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यह कि एक दिन किसी काम से हरगोविंद अकबरपुर कस्बा गया। शाम को लौटते समय बाराजोड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत की खबर घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। रीता दहाड़े मारकर रोने लगी। घर वालों ने उसे किसी तरह संभाला। यह बात वर्ष 2012 की है। समय बीतते जब दुख के बादल छंटने लगे तो रीता को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर वह पहाड़ सी जिंदगी पुरुष के सहारे के बिना कैसे गुजारेगी। मायके में रहकर वह विधवा का जीवन नहीं बिताना चाहती थी। रीता की चिंता से घर वाले भी परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रीता के देवर का नाम शिवगोविंद था।
रीता और शिवगोविंद की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। रीता जब से ब्याह कर ससुराल आई थी, शिवगोविंद से उसकी खूब पटरी खाती थी। पति की मौत का जहां रीता को गम था, वहीं शिवगोविंद भी बड़े भाई की मौत पर दुखी था। अब शिवगोविंद ही रीता की देखभाल करता था और उसके गमों को बांटता था। 30 वर्षीय रीता विधवा जरूर हो गई थी, लेकिन खूबसूरत व जवान थी। शिवगोविंद भी 20 वर्षीय गबरू जवान था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दिलों में चाहत जाग उठी। शिवगोविंद ने अपनी चाहत को एक दिन उजागर भी कर दिया। रीता भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। रीता ने शंका प्रकट किया। सोच लो देवर जी, मैं विधवा हूँ और विधवा से ब्याह रचाना तो दूर, उससे हंसना बोलना भी यह समाज गुनाह मानता है। शिवगोविंद ने अपनी मंशा जाहिर किया। भाभी, मुझे समाज की नहीं, तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर विधवा होने का कलंक मिटाना चाहता हूँ। रीता ने रजामंदी दे दिया और बोली, तुम्हें मेरी चिंता है तो मैं साथ देने को तैयार हूँ। रीता राजी हो गई तो इस बाबत शिवगोविंद ने अपने मंझले भाई बालगोविंद तथा भाभी ममता से बातचीत किया। पहले तो दोनों चौंके, फिर आमने सामने बिठाकर रीता तथा शिवगोविंद से बात किया। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को शादी करने की इजाजत दे दिया। गांव में भी चर्चा आम हो गई कि शिव अपनी विधवा भाभी से ब्याह रचा रहा है। घर वालों की रजामंदी हुई तो एक दिन शिवगोविंद व रीता मंदिर पहुंचे। वहां शिवगोविंद ने रीता की मांग में सिंदूर भरकर उसे विधवा से सुहागिन बना दिया। इसके बाद रीता शिवगोविंद की पत्नी बनकर उसके साथ रहने लगी। शिवगोविंद का प्यार मिला तो रीता पहले पति की यादें भुला बैठी। हंसी खुशी से 4 साल बीत गए। इस बीच रीता एक बेटी राधा की मां बन गई। राधा के जन्म से घर की खुशियां और बढ़ गईं। लगभग 5 साल तक रीता और शिवगोविंद का जीवन आनंद पूर्वक बीता। उसके बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद की कोई बड़ी वजह नहीं थी। शिवगोविंद रनिया स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में उसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता था। रीता खर्चीली थी, कंजूसी उसका मिजाज नहीं था। जरूरत और शौक के आगे उसके लिए पैसे का महत्व नहीं था। यही कारण था कि वह शिवगोविंद से पैसे की मांग करती रहती थी। पत्नी की मांग सुनकर शिवगोविंद झुंझला उठता। रीता, मेरा वेतन ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर मत करो। रीता भी झुंझलाकर जवाब देती, जितना कर सकती थी कर लिया, अब और कंट्रोल नहीं। पत्नी के खर्चे पति नहीं पूरे करेगा तो क्या पड़ोसी करेंगे। रीता, मेरी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे महंगे शौक पूरे कर सकूं। पहले आमदनी बढ़ाते, फिर मेरी मांग में सिंदूर भरते। रीता का जवाब पैना तथा द्व्यर्थी होता। हर रात तुम्हें मुझसे तो अपनी खुशी चाहिए, मेरे खर्च उठाने की तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हारा शौक मैं पूरा करती हूँ तो तुम्हें भी मेरे शौक पूरे करने होंगे। तुम्हें खर्च में कटौती भी करनी पड़ेगी और हालात से समझौता भी करना होगा। रीता ने झुंझलाकर जवाब दिया, हरगिज नहीं करूंगी। बस इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ता गया। शिवगोविंद महसूस करने लगा कि उसने रीता की मांग सिंदूर से सजाकर जबरदस्त गलती की है। तो रीता महसूस करने लगी कि शिव से प्रेम विवाह करके उसने खुद अपना मुकद्दर फोड़ लिया है। दिल में गांठ पड़ जाए तो वह कम नहीं होती, निरंतर बढ़ती जाती है। रीता व शिव भी एक दूसरे को अपने जीवन की गलती मानकर धीरे धीरे एक दूसरे से दूरियां बढ़ाने लगे। शिवगोविंद सुबह काम पर चला जाता, देर रात को घर आता। काम से इतना थका होता कि अक्सर खाना खाते ही सो जाता। रीता की हसरतें प्यासी ही रह जाती थी। रीता अकेलापन महसूस करने लगी तो उसका मन बहकने लगा। मन बहका तो वह पति से विश्वासघात करने पर उतारू हो गई। वह भूल गई कि जिस इंसान ने उसे विधवा से सुहागन बनाया, मांग में सिंदूर भरकर समाज में सम्मान दिलाया, उसी के साथ वह विश्वासघात करने का मंसूबा पाल रही है। मांग का सिंदूर भी उसे बेमानी लगने लगा। रीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर दीपक उर्फ लल्ला पर टिक गई। दीपक उसके पति शिवगोविंद का दोस्त था और पड़ोस में ही रहता था। उसका आना जाना घर में लगा रहता था, खासकर उस रोज जब शिवगोविंद घर पर रहता था।
दोनों में खूब गपशप होती तथा खाने पीने का दौर चलता था। रीता के मन में पाप समाया तो उसने दीपक को खुली छूट दे दिया। उन दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी होने लगी। रीता जहां गबरू जवान दीपक पर फिदा हो गई थी, वहीं दीपक उर्फ लल्ला भी मतवाली भाभी रीता का दीवाना बन गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के तो नजदीकियां खुद ब खुद बन गईं। इसके बाद दीपक शिवगोविंद की गैर मौजूदगी में रीता से मिलने आने लगा। रीता को उसका आना और उसके साथ लच्छेदार बातें करना अच्छा लगता था। जल्द ही वे एक दूसरे से खुल गए और हंसी मजाक होने लगा। एक रोज दोपहर में दीपक आया। रीता ने उकसाया तो उस दिन दोनों के बीच की हर दीवार टूट गई और अवैध संबंधों का रिश्ता बन गया। उस दिन के बाद रीता और दीपक अक्सर देह सुख प्राप्त करने लगे। दीपक ऐसे समय आता जब शिवगोविंद घर पर नहीं होता। सुने घर में दोनों खूब रंगरलियां मनाते, कभी कभी तो रीता खुद ही फोन कर लल्ला को बुला लेती थी। फिर दो शरीर एक हो जाते। लेकिन ऐसे संबंध छिपाए नहीं छिपते। धीरे धीरे गांव में रीता और दीपक के संबंधों की चर्चा होने लगी। रीता के पति शिवगोविंद यादव को जब रीता और दीपक के संबंधों के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने इस बारे में पत्नी व दोस्त से बात की तो दोनों ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक रोज जब उसने अचानक दोनों को हंसी ठिठोली करते देख लिया तो उसने रीता की पिटाई की तथा दीपक उर्फ लल्ला को भी फटकारा। पर उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों पहले की तरह मौज मस्ती करते रहे। इसके बाद तो यह रवैया ही बन गया। जिस दिन शिवगोविंद को पता चलता कि दीपक उर्फ लल्ला उसके घर आया था, उस दिन वह रीता से मारपीट करता था। शिवगोविंद का परिवार और गांव वाले इस बात को जान गए थे कि दोनों के बीच तनाव रीता और दीपक के नाजायज रिश्तों को लेकर है। पत्नी की बेवफाई से तंग आकर एक दिन शिवगोविंद अपनी भाभी ममता के सामने फूट फूट कर रोने लगा। भाभी, कल जिस औरत की मांग में सिंदूर सजाकर मैंने विधवा होने का कलंक मिटाया तथा समाज में सम्मान दिलाया, आज उस औरत ने समाज में मेरा सिर नीचा कर दिया है। जी करता है कि या तो उस नागिन का फन कुचल दूं या फिर खुद जान दे दूं। ममता ने शिवगोविंद को समझाया कि वह सब्र से काम ले। वह रीता को समझाएगी, उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगी। लेकिन ऐसा हो न सका। ममता व उसके पति बाल गोविंद ने रीता को समझाया, मान मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया, लेकिन रीता पर कोई असर नहीं पड़ा। 5 जून 2021 की शाम शिवगोविंद का दोस्त सतीश उसके घर आया। चाय पानी के दौरान दोनों में गपशप होने लगी। सतीश ने रीता की तारीफ की तो शिवगोविंद ने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दिया। सतीश के सामने उसने रीता की पोल खोल कर रख दिया। उसने कुछ ऐसी भी बातें कह दी जो रीता के दिल को चुभ गईं। पति की बात दिल में चुभी तो रीता ने पति को मिटाने का निश्चय कर लिया। उसने प्रेमी दीपक उर्फ लल्ला को घर बुला लिया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे मारता पीटता है, दूसरों के सामने जलील करता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है भाभी, मैं कर ही क्या सकता हूँ, दीपक ने मजबूरी जाहिर किया। रीता बोली, विरोध तो कर सकते हो, मुझ पर उठने वाला उसका हाथ मरोड़ तो सकते हो, फिर भी ना माने तो क्या भाभी? दीपक ने आश्चर्य से पूछा। रीता गुस्से में बोली, उसका गला घोट दो, मार डालो उसे, ताकि मैं चैन से रह सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इसके बाद रीता और दीपक ने मिलकर शिवगोविंद की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में दीपक ने अपने दोस्त अमन व निखिल को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के तहत दीपक उर्फ लल्ला ने 6 जून 2021 की शाम 5 बजे अमन व निखिल को साबड़ व फावड़े के साथ नोन नदी किनारे खेत पर भेज दिया। फिर वह शिवगोविंद के घर पहुंचा। शिवगोविंद घर पर ही था। दीपक ने शिवगोविंद से कहा, शौचालय पाटने के लिए लकड़ी चाहिए हो तो मेरे साथ खेत पर चलो, वहां यूकेलिप्टस की लकड़ी दिलवा दूंगा, कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी। शिवगोविंद ने अंधेरा घिर आने का बहाना बनाया, लेकिन रीता ने उसकी बात खारिज कर दी और जबरदस्ती दीपक के साथ भेज दिया। शिवगोविंद नोन नदी के किनारे खेत पर पहुंचा तो वहां अमन और निखिल भी मौजूद थे।
उन सब में आपस में बातें होने लगी। बातचीत के बीच में ही अमन और निखिल ने शिवगोविंद को दबोच लिया और दीपक ने साबड़ का प्रहार शिवगोविंद के सिर पर कर दिया। साबड़ के प्रहार से शिवगोविंद का सिर फट गया। इसके बाद अमन व निखिल ने फावड़े से प्रहार कर शिवगोविंद को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद अमन, निखिल व दीपक शव को उठाकर नदी के किनारे लाए। नोन नदी सूखी थी। वहां तीनों ने मिलकर फावड़े से गहरा गड्ढा खोदा और शिवगोविंद की लाश गड्ढे में दफन कर दिया। उन्होंने आलाकत्ल फावड़ा व साबड़ झाड़ियों में छिपा दिए, फिर वापस अपने अपने घर आ गए। दीपक ने रीता को फोन करके बता दिया कि उसके सुहाग को मिटा दिया गया है और शव को नोन नदी में दफना दिया है। इधर जब कई दिनों से शिवगोविंद दिखाई नहीं दिया तो ममता ने रीता से सवाल जवाब किया। शक होने पर उसने सारी बात पति बालगोविंद को बताई। बालगोविंद ने तब थाना अकबरपुर में भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई और शक उसकी पत्नी रीता पर किया। शक होने पर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने रीता को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो शिवगोविंद की हत्या का पर्दाफाश हो गया और कातिल पकड़े गए। 13 जून 2021 को थाना अकबरपुर पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ लल्ला, अमन तथा रीता को कानपुर देहात की माती अदालत में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। कहानी लिखने तक निखिल फरार था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।